नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम हर्षकालीन आर्थिक व्यवस्था एवं सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हर्ष के शासन की यह विशेषता थी कि साधारण जनजीवन में उसका बहुत कम हस्तक्षेप था। हेनफान के शब्दों में सरकारी मांगे कम थी, परिवारों के पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं थी तथा जबरदस्ती बेगार नहीं लिए जाते थे। बेगार को बिष्टी कहा जाता था। अब राजस्व के बारे में देख लेते हैं। हर्षकालीन राजस्व कि राजस्व कहां कहां से आता था। हर्ष के काल में राजस्व कहां से आता था। जनता से वसूल किए जाने वाले करों की मात्रा अल्प थी, यानी कम थी। जनता से जो कर वसूल किए जाते थे उनकी मात्रा कम थी, अल्प थी। हर्षकालीन ताम्र लेखों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। हर्षकालीन जो ताम्र लेख हैं उनमें केवल 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है: भाग, हिरण्य तथा बलि। हर्षकालीन ताम्र लेखों में केवल 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है: भाग, हिरण्य और बलि। राज्य को जो सर्वाधिक आय कहां से होती थी हर्ष के काल में? भू राजस्व से होती थी। सर्वाधिक जो आय होती थी वह भू राजस्व से होती थी। हर्ष के समय राज्य को सर्वाधिक आय भू राजस्व से होती थी। अब ये देखते हैं कि प्रमुख कर कौन कौन से थे हर्ष के समय, या आय कहां से होती थी। तो सबसे पहले भाग, राज्य की आय का प्रमुख साधन और यह उपज का 6वां भाग होता था। भाग किसे कहा जाता था? राज्य की आय का प्रमुख साधन था और उपज का 6वां भाग होता था, यानी 1/6 भाग लिया जाता था। किसका? उपज का। दूसरा था हिरण्य। हिरण्य व्यापारियों से लिया जाने वाला नगद कर था। हिरण्य जो था कैसा कर था? एक नगद कर था जो किससे लिया जाता था? व्यापारियों से लिया जाता था। बलि किसे कहते थे? बलि धार्मिक कर था। बलि कैसा कर था? धार्मिक कर था। तुल्य में यह कैसा कर था? तोल माप के अनुसार वस्तुओं पर लगने वाला कर। तोल माप के अनुसार वस्तुओं पर लगने वाला कर कौन सा था? तुल्य में। उदंग, उर्दंग कौन सा कर था? स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर। और ऊपरी कर कौन सा था? अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर। तो उदंग और ऊपरी कर में क्या अंतर था? उर्दंग जो कर था वह स्थायी कृषकों से लिया जाता था, जबकि ऊपरी कर किससे लिया जाता था? अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। तुल्य में तोल माप के अनुसार वस्तुओं पर लगने वाला कर था एक कर, और है भाग भोग। ये कर कैसा? दैनिक फल फूल सब्जियों आदि का सम्मिलित कर। भाग भोग दैनिक फल फूल व सब्जियों से लिया जाता था सम्मिलित रूप से। तो जनता से वसूल किए जाने वाले करों की मात्रा के काल में अल्प थी, कम थी। हर्ष के ताम्रलेख 3 करों का उल्लेख करते हैं: भाग, हिरण्य व बलि। अब ये सर्वाधिक आय कहां से होती थी? भू राजस्व से होती थी। भाग क्या होता था? यह उपज का 6वां भाग होता था। 6वां भाग लिया जाता था। हिरण्य एक नगद कर होता था जो व्यापारियों से लिया जाता था। बलि धार्मिक कर होता था। भाग भोग दैनिक फल फूल सब्जियों आदि का सम्मिलित कर था। तुल में तोल माप के अनुसार वस्तुओं पर लगने वाला कर। उदग्न जो कर था वह स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर, और ऊपरी कर अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था। दोस्तों, हर्षकालीन अर्थव्यवस्था या बाजार से जुड़े जो अधिकारी हैं, प्रमुख अधिकारी, उनके बारे में देख लेते हैं। हर्षकालीन अर्थव्यवस्था
या बाजार से जुड़े अधिकारी कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता शौल्किक। अब ये शौल्किक कौन होता था? यह चुंगी वसूलने वाला होता था। शौल्किक शौल्किक चुंगी वसूलने वाला, चुंगी वसूलने वाला होता था। शौल्किक कौन होता था? चुंगी वसूलने वाला होता था। दूसरा नाम किसका आता है? तारिक। यह कौन होता था? नदी घाट पर कर वसूलने वाला। तारिक नदी घाट पर कर वसूलने वाला। तो तारिक कौन होता था? नदी घाट पर कर वसूलने वाला। हटमती, तीसरा नाम कौन सा आता है? हटमती। यह कौन होता था? बाजार में क्रय विक्रय वाली वस्तुओं पर कर वसूल करने वाला अधिकारी। तीसरा कौन सा होता था? हटमती। यह कौन होता था? बाजार में क्रय विक्रय होने वाली वस्तुओं पर कर वसूलने वाला अधिकारी। तो हटमती कौन होता था? बाजार में क्रय विक्रय वाली वस्तुओं पर कर वसूल करने वाला अधिकारी, कर वसूलने वाला अधिकारी। तो हर्षकालीन अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी कौन कौन से थे? शौल्किक चुंगी वसूलने वाला, तारिक नदी घाट पर कर वसूलने वाला, हटमती बाजार में क्रय विक्रय होने वाली वस्तुओं पर कर वसूलने वाला अधिकारी। अब भूमि के प्रकार देख लेते हैं स्वामित्व के आधार पर। हर्षकाल में भूमि के प्रकार स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भूमि के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर भूमि के प्रकार। पहला है शाक्त। अब यह कौन सी भूमि थी? शाक्त। शाक्त कौन सी भूमि थी? कृषक के व्यक्तिगत अधिकार वाली भूमि। कृषक के व्यक्तिगत अधिकार वाली भूमि। तो कृषक के व्यक्तिगत अधिकार वाली भूमि कौन सी थी? शाक्त कहलाती थी। दूसरी भूमि कौन सी थी? कौटुंबिक। 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 अब यह कौन सी भूमि होती थी? जिस कृषि योग्य भूमि पर पूरा कृषक परिवार का स्वामित्व होता था। जिस कृषि योग्य भूमि पर जिस कृषि योग्य भूमि पर पूरे परिवार का
स्वामित्व होता था। कौटुंबिक किस प्रकार की भूमि थी? जिस कृषि योग्य भूमि पर, जिस कृषि योग्य भूमि पर पूरे परिवार का स्वामित्व होता था, यानी पूरे कृषक परिवार का स्वामित्व होता था, पूरे कृषक परिवार का स्वामित्व होता था, वह कौटुंबिक भूमि होती थी। जिस कृषि योग्य भूमि पर पूरे कृषक परिवार का स्वामित्व होता था, वह कौटुंबिक भूमि होती थी। षटक कौटुंबिक, षटक कौटुंबिक, यह किस प्रकार की भूमि होती थी? ये किसी काश्तकार या उच्च कोटि के व्यक्तित्व को उसकी सेवाओं के बदले प्रदान भूमि या प्रदत्त भूमि। जिस कृषि योग्य भूमि पर पूरे कृषक परिवार का स्वामित्व होता था, वह कौटुंबिक भूमि होती थी। और किसी काश्तकार या उच्च कोटि के व्यक्ति को उसकी सेवाओं के बदले प्रदत्त भूमि, जो भूमि मिलती थी, वह षटक कौटुंबिक होती थी। किसी काश्तकार या उच्च कोटि के व्यक्ति को उसकी सेवाओं के बदले, उसकी सेवाओं के बदले प्रदत्त भूमि, किसी काश्तकार या उच्च कोटि के व्यक्ति को उसकी सेवाओं के बदले प्रदत्त भूमि षटक कौटुंबिक होती थी। अब चौथी प्रकार की भूमि कौन सी होती थी? प्रकृष्ट। यह किस प्रकार की भूमि होती थी? विभिन्न कृषकों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, विभिन्न कृषकों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, विभिन्न कृषकों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, विभिन्न कृषकों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। तो हर्ष काल में स्वामित्व के आधार पर निम्न प्रकार की भूमियां होती थी। शाक्त कृषक के व्यक्तिगत अधिकार वाली भूमि होती थी। कौटुंबिक, जिस कृषि योग्य भूमि पर पूरे कृषक परिवार का स्वामित्व होता था, वह कौटुंबिक भूमि कहलाती थी। षटक कौटुंबिक किसी काश्तकार या उच्च कोटि के व्यक्ति को उसकी सेवाओं के बदले प्रदत्त भूमि होती थी। प्रकृष्ट, यह विभिन्न कृषकों द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती थी। अब दोस्तों कृषि के बारे में देखते हैं, हर्षकालीन कृषि व्यवस्था कैसी थी। कृषि, तो कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। हर्षकाल में अर्थ व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या थी? कृषि थी। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि थी। हेनस्वांग लिखता है, हेनस्वांग क्या लिखता है कि अन्न व फलों का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था। हेनस्वांग क्या लिखता था? अन्न व फलों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। हेनस्वांग के अनुसार पेशावर यानी पुरुष किसके लिए प्रसिद्ध था? अन्न, फलों व गन्नों के लिए प्रसिद्ध था। हेनस्वांग क्या लिखता है? हेनस्वांग पेशावर यानी पुरुष, पेशावर
यानी पुरुष पूर्व किसके लिए प्रसिद्ध था? पेशावर किसके लिए प्रसिद्ध था? अन्न फलों व गन्नों के लिए प्रसिद्ध था। अन्न फल व गन्नों के लिए प्रसिद्ध था। हेनसॉन्ग क्या लगता है कि पेशावर अन्न फल व गन्नों के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित क्या के अनुसार श्रीकंठ जनपद में चावल, ईख, गेहूं, सेब, अंगूर, अनार आदि उपजाए जाते थे। हर्षचरित के अनुसार श्रीकंठ जनपद में क्या उपजाए जाते थे? गेहूं, ईख, चावल, गेहूं, ईख, सेब, अंगूर, अनार आदि उपजाए जाते थे। कहाँ उपजाए जाते थे? श्रीकंठ जनपद में। ये कौन कह रहा है? हर्षचरित कह रही है। बाणभट्ट ने जो हर्षचरित पुस्तक लिखी है उसमें श्रीकंठ जनपद में चावल, गेहूं, ईख, सेब, अनार आदि उपजाए जाते थे। हर्षकालीन भारत में जो कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उन्नत थी, मतलब हर्षकालीन जो भारत था उसमें सिंचाई के लिए जो कृषि के लिए हर्षकालीन भारत में कृषि के लिए जो सिंचाई की व्यवस्था थी वह उत्तम थी। उत्तम व्यवस्था थी किसकी? सिंचाई की। किसके लिए? कृषि के लिए। हर्षचरित में बाणभट्ट कुछ सिंचाई के साधनों का उल्लेख करता है। वे कौन कौन से हैं? तुला यंत्र यानी जल पंप, तुला यंत्र। हर्षचरित किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की। उसके अनुसार सिंचाई के साधनों का उल्लेख किया है तुला यंत्र। ये क्या था? एक जल पंप था। क्या था? जल पंप था। और हेनसॉन्ग किसका उल्लेख करता है? घटी यंत्री और उद्घटी का उल्लेख करता है। हेनसॉन्ग सिंचाई के साधनों में किसका उल्लेख करता है? घटी यंत्री व उद्घटी यानी रहट का उल्लेख करता है। उद्घटी यानी रहट का उल्लेख करता है। हर्षचरित सिंचाई के साधनों में तुला यंत्री जल पंप का उल्लेख करता है, जबकि हेनसॉन्ग घटी यंत्री व उद्घटी का उल्लेख करता है। ये क्या होते थे? एक रहट नुमा संरचना होती थी, एक तरीके के रहट होते थे। इसको खींचने वाले क्या कहलाते थे? अन्य घटीय नर कहलाते थे। इन यंत्रों को खींचने वाले क्या कहलाते थे? अनघटीय नर। घटीय नर कहलाते थे। तो कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी। कब? हर्षकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि थी। हेनसॉन्ग अन्न व फलों का बड़ी मात्रा में जो उत्पादन का उल्लेख करता है, यानी कि हेनसॉन्ग के अनुसार इस समय हर्ष के काल में अन्न व फलों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। हेनसॉन्ग क्या लिखता है? पेशावर यानी पुरुषपुर किसके लिए प्रसिद्ध थे? अन्न फल व गन्नों के लिए। हर्षचरित
के अनुसार श्रीखंड जनपद चावल, गेहूं, ईख, सेब, अंगूर, अनार आदि यहाँ पर उपजाए जाते थे। हर्षचरित व हैंसवांग सिंचाई के साधनों का उल्लेख करते हैं कि इस समय तुला यंत्र यानी जल पंप एवं घटी यंत्र व उद्घटी प्रमुख सिंचाई के साधन थे, और घटी यंत्र व उद्घटी को खींचने वाला अनघटीय नर कहलाता था। दोस्तों, अब हर्षकालीन अर्थव्यवस्था में व्यापार व वाणिज्य एवं उद्योग धंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उद्योग धंधे व व्यापार, उद्योग धंधे व व्यापार। दोस्तों, कृषि के अतिरिक्त उद्योग धंधे व व्यापार वाणिज्य भी उन्नति पर थे। हर्ष के समय कृषि के अतिरिक्त उद्योग धंधे व वाणिज्य व व्यापार उन्नत अवस्था पर थे। प्रमुख जो उद्योग था वह वस्त्र उद्योग था। हर्ष के समय प्रमुख उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग था। हर्ष के समय प्रमुख उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग था। अब बाणभट्ट हर्षचरित में 9 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख करता है। हर्षचरित में 9 प्रकार के जो वस्त्र हैं उनका उल्लेख हुआ है। 9 प्रकार के वस्त्र का उल्लेख बाणभट्ट हर्षचरित में 9 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख करता है। अब कौन कौन से हैं वह वस्त्र? नंबर 1, क्षौम, वादर, दुकुल। क्षौम, वादर, मुकुल। क्षौम, वादर, मुकुल। लाता कुंज, लाला तुंज। लाला तुंज। नेत्र चीनांशुक, नेत्र चीनांशुक। नेत्र चीनांशुक या अंशुक एक ही बात है। चीनांशुक, अंशुक। जातिपट, चित्रपट। जातिपट, चित्रपट। इस्तवरक, इस्तवरक। तो हर्षचरित्र में बाणभट्ट 9 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख करता है। कौन कौन से हैं? क्षौम, वादर, मुकुल, लाला तुंज, नेत्र चीनांशुक, अंशुक, जातिपट, चित्रपट व इस्तवरक। ये वस्त्र हैं। हर्षचरित्र 9 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख करता है, और ये वस्त्र कौन कौन से हैं? क्षौम, वादर, मुकुल, लाला तुंज, नेत्र चीनांशुक या अंशुक, जातिपट, चित्रपट व इस्तवरक। प्रमुख उद्योग हर्षकालीन कौन सा है? वस्त्र उद्योग। अब जातिपट, व चित्रपट किस प्रकार के वस्त्र होते थे? जातिपट या चित्रपट किस प्रकार के वस्त्र होते थे? ये कामरूप के वस्त्र होते थे। कामरूप ये असम का पुराना नाम है। कामरूप के वस्त्र होते थे। कामरूप के वस्त्र होते थे। कौन से? जातिपट व चित्रपट कामरूप के वस्त्र होते थे, और ये फूल पत्ती की कसीदाकारी युक्त रेशमी वस्त्र होते थे। ये फूल पत्ती की
ये फूल पत्ती की कसीदा कारी युक्त रेशमी वस्त्र होती थी। जातिपट व चित्रपट काम रूप के वस्त्र थे। ये फूल पत्ती की कसीदाकारी युक्त रेशमी वस्त्र होते थे। जबकि इस्तबरक कैसा वस्त्र था? यह ईरानी जरी थी। इस्तबरक यह ईरानी जरी थी। इस्तबरक कैसी थी? ईरानी जरी थी। हैंसवांग अनेक प्रकार के रेशमी वस्त्रों व सूती वस्त्रों का उल्लेख करता है। हैंसवांग अनेक प्रकार के रेशमी व सूती वस्त्रों का उल्लेख करता है, जैसे कश्मीर के सफेद लियान। हैंसवांग अनेक प्रकार के रेशमी लिनन व सूती वस्त्रों का उल्लेख करता है। हैंसवांग अनेक प्रकार के रेशमी जैसे कश्मीर का सफेद लिनन व सूती वस्त्रों का उल्लेख करता है। मथुरा सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इस समय मथुरा सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध मथुरा सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार व वाणिज्य का कार्य श्रेणियों द्वारा किया जाता था। व्यापार व वाणिज्य का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? श्रेणियों द्वारा किया जाता था। इस समय व्यापार व वाणिज्य का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? श्रेणियों द्वारा किया जाता था। व्यापार व वाणिज्य का कार्य श्रेणियों द्वारा किया जाता था। इस समय श्रेणियों का मुखिया मेहतक या माहर कहा जाता था। इस समय श्रेणियों का मुखिया क्या कहा जाता था? महातर। श्रेणियों का मुखिया इस समय क्या कहा जाता था? मेहतक या माहर कहा जाता था। मेहतक या माहर कहा जाता था। व्यापार व वाणिज्य का कार्य कौन करता था? श्रेणियां करती थी तथा श्रेणियों का जो मुखिया था मेहतक या माहर कहा जाता था। समकालीन लेखों में तत्कालीन बाजार व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इस समय के जो लेख हैं उसमें हर्षकालीन जो बाजार व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। हैंसवांग बताता था कि थानेश्वर की समृद्धि का कारण यहाँ का व्यापार था। हैंसवांग के अनुसार जो थानेश्वर है उसकी समृद्धि का कारण क्या था? यहाँ का व्यापार था। बाण थानेश्वर नगर को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहता था। बाण भट्ट थानेश्वर को बाणभट्ट थानेश्वर को अतिथियों के लिए क्या कहता था? चिंतामणि भूमि व व्यापारियों के लिए
लाल भूमि कहता था। बाण थानेश्वर को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहता था। दोस्तों, उज्जैनी के बाजार हीरे जवाहरातों व मणियों की बिक्री के लिए सजे रहते थे। उज्जैनी के बाजार किसके लिए सजे रहते थे? हीरे जवाहरातों व मणियों के विक्रय के लिए सजे रहते थे। उज्जैनी के बाजार हीरे जवाहरातों व मणियों के विक्रय के लिए सजे रहते थे। कन्नौज दुर्लभ वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था, जो पूरे देश में व्यापारियों के लिए खरीदी जाती थी। कन्नौज दुर्लभ वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था, जो व्यापारियों के लिए खरीदी जाती थी। विविध प्रकार के शिल्पों में अयोध्या अग्रणी था। अयोध्या किस में अग्रणी था? विभिन्न प्रकार के शिल्पों में अग्रणी था। विभिन्न प्रकार के शिल्पों में अयोध्या अग्रणी था। 1904 में भिटौरा से एक रजत मुद्रा प्राप्त हुई है। 1904 में भिटौरा से रजत मुद्रा की प्राप्ति हुई है, जो हर्षकालीन है। 1904 में भिटौरा से रजत मुद्रा की प्राप्ति हुई है। इन पर राजशीष तथा मयूर का चित्र उत्कीर्ण है। इस पर राजशीष व मयूर का चित्र अंकित है। भिटौरा से हर्षकालीन रजत मुद्रा 1904 में प्राप्त हुई है, जिस पर राजशीष व मयूर का चित्र उत्कीर्ण है। परंतु गुप्त काल की तुलना में इस काल में सिक्कों की संख्या कम है। जो गुप्त काल में मुद्राएं प्राप्त हुई थी, सिक्के प्राप्त हुए थे, उसकी तुलना में इस काल में कम सिक्के प्राप्त हुए, जो व्यापार व वाणिज्य की पतनोन्मुख दशा का सूचक है। वो गुप्त काल की अपेक्षा इस समय कम मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए, जो हर्षकालीन व्यापार वाणिज्य की जो स्थिति है वह पतनोन्मुख दशा का सूचक है। राज कर्मचारियों को वेतन के बदले भूमि दान दिए जाने का कारण भी सिक्कों की आवश्यकता हो गई। इस समय जो राज कर्मचारियों को जो नगद वेतन के स्थान पर क्या दिया जाता था? भूमि दी जाती थी। इसके लिए भी सिक्कों की आवश्यकता थी, ये भी बताया जाता था कारण। अब शुद्ध सिक्के तो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। हर्ष काल में शुद्ध सिक्के तो बहुत कम मात्रा में मिले हैं। हर्ष काल में जो व्यापार होता था वह आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार का होता था। हर्ष काल में व्यापार जो था वह बाह्य व आंतरिक दोनों प्रकार से होता था। हर्ष काल में जो व्यापार जो होता था वह आंतरिक भी होता था और बाह्य भी होता था। कपीसा का वर्णन करते हुए हेनसांग लिखता है कि भारत के प्रत्येक कोने में यह सामग्रियां पहुंचाई जाती थी। जो कपीसा का वर्णन
करते हुए हेनसांग क्या लगता है कि जो भारत का जो प्रत्येक कोना है वहां से यहां पर सामग्रियां पहुंचाई जाती थी। कहां पहुंचाई जाती थी? कपीसा में पहुंचाई जाती थी। यहां से भारतीय व्यापारी कहां को जाते थे? पश्चिमी देशों को जाते थे। तो कपीसा में भारत के प्रत्येक कोने से सामग्रियां पहुंचाई जाती थी और यहां से व्यापारी पश्चिमी देशों में जाते थे। पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति व पश्चिमी भारत में भड़ौच बंदरगाह प्रसिद्ध थे। पश्चिमी भारत में कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? भड़ौच। व पूर्वी भारत में कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह प्रसिद्ध था। दोस्तों हर्षकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। हर्षकालीन सामाजिक स्थिति, अभी अपने अर्थव्यवस्था देखी थी, अब सामाजिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। हर्षकालीन समाज वर्ण आश्रम व्यवस्था पर आधारित था। हर्षकालीन समाज, हर्षकालीन समाज किस पर आधारित था? वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। हर्षकालीन जो समाज था वह वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मणों का समाज में प्रतिष्ठित स्थान था। इस समय समाज में जो प्रतिष्ठित स्थान था वह ब्राह्मणों का था। हेनसांग इनकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि इन्हें क्या है, अत्यधिक पवित्र व सम्मानित कहता है। हर्ष जो हेनसांग है वह ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए कहता है कि ये अत्यधिक पवित्र व सम्मानित थे। हेनसांग भारत को ब्राह्मणों का देश कहता है। हेनसांग भारत को ब्राह्मणों का देश कहता है। हेनसांग भारत को किसका देश कहता है? ब्राह्मणों का देश कहता है। इस काल में ब्राह्मण अपने गोत्र, प्रवर, चरण व शाक से के नाम से प्रसिद्ध थे। इस काल में ब्राह्मण अपने गोत्र, प्रवर, चरण व शाक के नाम से जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे। हर्षचरित के अनुसार हर्ष ने मध्य देश के ब्राह्मणों को 1000 हलों के साथ 100 गांव दान में दिए थे। हर्षचरित के अनुसार जो हर्ष ने मध्य देश के ब्राह्मणों को, मध्य देश के ब्राह्मणों को क्या दान में दिया था? 100 गांव व 1000 हलों के हल दान में दिए थे। 1000 हलों के साथ 100 गांव दान में दिए। हर्षचरित क्या कहता है? मध्य देश के ब्राह्मणों को 1000 हलों के साथ 100 गांव दान में दिए थे हर्ष ने ब्राह्मणों को। पूर्वी मालवा का शासक ब्राह्मण दर्शन का प्रकांड पंडित था। पूर्वी मालवा का जो शासक था वह ब्राह्मण दर्शन का प्रकांड पंडित था। और अब क्षत्रियों के बारे में देख लेते हैं कि हेनसांग क्षत्रियों को राजा की जाति का कहता है। हेनसांग क्षत्रियों को राजाओं
की जाति का कहता है। हेनसांग क्षत्रियों को क्या कहता है? राजाओं की जाति का। परंतु हर्ष काल में जो अधिकतर जो शासक थे वे क्षत्रिय थे, यानी क्षत्रिय नहीं थे। हर्ष काल में जो अधिकतर शासक थे वे क्षत्रिय थे। बल्लवी तथा चालुक्य शासक जो थे वे क्षत्रिय थे, जबकि सेन, भट्ट आदि बल्लवी शासकों की उपाधियां थी। हर्ष के काल में जो अधिकतर जो शासक थे वे क्षत्रियतर थे। बल्लवी व चालुक्य शासक कैसे थे? क्षत्रिय। सेन, भट्ट जो थी वह बल्लवी शासकों की उपाधियां थी। वैश्य, हर्ष स्वयं वैश्य था। हेनसांग हर्ष को फीसे बताता है, यानी कि वैश्य बताता है। हेनसांग हर्ष को क्या बताता है? फीसे, यानी कि वैश्य बताता है। हेनसांग हर्ष को क्या बताता है? वैश्य। इस काल में वैश्यों ने कृषि कर्म को छोड़ दिया था। इसके स्थान पर वे क्या है? व्यापारी हो चले थे, व्यापारिक कर्म को अपना लिया था। चूंकि अधिकांश जो वैश्य थे वे बौद्ध थे और उन्होंने अहिंसा का पालन किया। तो हर्ष स्वयं क्या था? वैश्य था। हेनसांग भी ये कहता है कि हर्ष भीषे था, यानी वैश्य था। इस काल में वैश्यों ने कृषि कर्म को क्या है? छोड़ दिया, पूर्णतः व्यापारी हो चले थे और ये मुख्यतः बौद्ध धर्म का उन्होंने पालन किया, यानी कि अधिकांश वैश्य बौद्ध थे, इन्होंने अहिंसा का पालन किया। अब शूद्र, हेनसांग शूद्र को कृषक कहता है। हेनसांग शूद्रों को क्या कहता है? कृषक। मैंने अभी बताया था कि वैश्यों ने जब कृषि कर्म को छोड़ दिया था, यानी त्याग कर दिया था, तो शूद्रों ने इसे अपना लिया था। शूद्रों ने इसे अपना लिया था। अब इस समय की वैवाहिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं कि समाज में अंतर जातीय विवाह प्रचलित थे। विवाह समाज में अंतर जातीय विवाह प्रचलित। हर्षकालीन समाज में अंतर जातीय विवाह प्रचलित थे। हर्ष की बहन जो राजश्री थी वह वैश्य थी। उसका विवाह कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा जो कि क्षत्रिय था के साथ हुआ। उदाहरण के तौर पर राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा के साथ। राजश्री जो हर्ष की बहन थी वह वैश्य थी, उसका विवाह ग्रह वर्मा यानी क्षत्रिय के साथ हुआ। इसका मतलब है समाज में अंतर जातीय विवाह प्रचलित थे। हर्ष ने अपनी एक पुत्री का विवाह ध्रुव भट्ट के साथ किया। हर्ष ने अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह क्षत्रिय शासक ध्रुव भट्ट यानी कि पल्लवी का जो क्षत्रिय शासक था ध्रुव भट्ट उसके साथ किया। पुनर्विवाह इस समय नहीं होते थे। पुनर्विवाह नहीं होते थे। सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन। उदाहरण, इस समय सती प्रथा का प्रचलन था। और उदाहरण, जो हर्ष की माता थी यशोमती वह सती हुई थी। हर्ष की माता यशोमती इस समय सती हुई थी। बाल विवाह प्रचलित थे। बाल विवाह
प्रचलित थे। बाल विवाह प्रचलित थे। राजश्री का विवाह, राजश्री का विवाह बाल्य अवस्था में हुआ था। बाल विवाह प्रचलित थे। राजश्री का विवाह करीब 11-12 वर्ष की आयु में हुआ था। इसका मतलब है बाल विवाह प्रचलित थे। कहीं कहीं पर्दा प्रथा का प्रचलन भी मिलता है। पर्दा प्रथा का प्रचलन, पर्दा प्रथा का प्रचलन, हर्षकाल में पर्दा प्रथा का प्रचलन भी था। हर्षचरित्र में एक स्थान पर राजश्री को क्या कहा गया है? अरुणा सुकाव गुंठित मुखी। हर्षचरित्र में राजश्री को क्या कहा गया है? अरुणा सुकाव कुंठित मुखी। अरुणा सुकाव गुंठित मुखी किसे कहा गया है? राजश्री को कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि मुख पर लाल रेशम का पर्दा डाले हुए, मुख पर लाल रेशम का पर्दा डाले हुए। तो हर्षचरित्र में राजश्री को एक स्थान पर क्या कहा गया है? अरुणा सुकाव गुंठित मुखी, यानी मुख पर लाल रेशम का पर्दा डाले हुए। इसका मतलब है पर्दा प्रथा का इस समय प्रचलन था। अब दोस्तों खान पान और देख लेते हैं। इस समय खान पान किस प्रकार का था? जो मुख्य खाद्य पदार्थ चावल था। मुख्य खाद्य पदार्थ चावल था। हर्ष के समय मुख्य खाद्य पदार्थ चावल था। हेंसवान क्या कहता है? लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। मुख्यतः भेड़, हिरण का मांस व मछलियां खाई जाती थी। अब वस्त्र देख लेते हैं। हेंसवान के अनुसार भारतीयों को श्वेत वस्त्र प्रसिद्ध थे। हेंसवान क्या कह रहा है? हेंसवान के अनुसार भारतीयों को श्वेत वस्त्र पसंद थे, यानी प्रिय थे। हेंसवान कह रहा है कि भारतीयों को श्वेत वस्त्र क्या है? पसंद थे। चीनांशुक नामक वस्त्र कुलीन वर्ग के लोगों में प्रचलित था। चीनांशुक नामक वस्त्र कुलीन वर्ग में प्रचलित था। तो हेंसवान क्या कहता है? भारतीयों को श्वेत वस्त्र पसंद थे और चीनांशुक नामक वस्त्र कुलीन वर्ग के लोगों में प्रचलित। दोस्तों आज हमने हर्षकालीन अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।